कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.4 देखेंगे, जिसमें हम सिस्टम्स के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में जानेंगे। हम पहले आरएलसी सर्किट से शुरू करेंगे क्योंकि ये, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एलटीआई सिस्टम्स का एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि इनसे हम जनरल एलटीआई सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज़ कैसे इन्फर कर सकते हैं। तो आज इन पर्टिकुलर हम इनके फ्रीक्वेंसी डोमेन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरएलसी सर्किट्स। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आरएलसी सर्किट का जो हमने पहले देखा था वो था, अगर आप दो रेजिस्टर्स अगर आप सीरीज़ में लें, लेकिन रेजिस्टर्स के केस में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टर का जो इम्पीडेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए आरएलसी सर्किट्स के फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता हो। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कैपेसिटर। तो हम लेते हैं एक रेजिस्टर और फिर एक कैपेसिटर। तो यह है हमारा R, ये है C। इनपुट को हम x ऑफ t डिनोट करेंगे और आउटपुट को हम y ऑफ t डिनोट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग KCL KVL। तो इक्वेशन कैसे आएगा कि यहाँ पे हमने करंट लिया I और हमने माना कि जो y ऑफ t आउटपुट है वहाँ पे और कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो यानी कि हम नो लोड कंडीशन अज्यूम कर सकते हैं। और अगर हम नो लोड कंडीशन अगर अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर के थ्रू जितना करंट जा रहा है कैपेसिटर के थ्रू भी उतना ही करंट जाएगा बाय एप्लीकेशन ऑफ KCL, क्योंकि नोड्स पे कहीं चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। तो अगर उस कैपेसिटर के थ्रू अगर करंट I जा रहा है तो अभी हमें जानना है कि उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और उसके अक्रॉस जो करंट है उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटर के लिए, जो कैपेसिटर में जो चार्ज जो होता है दैट इज गिवन एज Q इज इक्वल टू CV, जहाँ पे C उसका कैपेसिटेंस है और V इज द वोल्टेज। और जो करंट होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt विच इज इक्वल टू C टाइम्स dV बाई dt। dV बाई dt सिर्फ d बाई dt सिर्फ V पे अप्लाई करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट। अब जैसा कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के मॉड्यूल में जब हमने उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि अगर हम किसी सिग्नल को अगर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो डेरिवेटिव गेट्स कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन बाय j ओमेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी कि d by dt in time domain is equivalent to multiplication by j omega in the frequency domain। तो अगर हम अब वो कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा I ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम्स j ओमेगा टाइम्स वोल्टेज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी कि हमारा voltage in frequency domain divided by current in the frequency domain is equal to 1 by j omega c। आपको याद होगा हमने पहले एक मॉड्यूल में आपको बताया था कि अगर आपके सर्किट में कहीं अगर कोई कैपेसिटेंस हो तो उसका जो इफेक्टिव इम्पीडेंस होता है वो 1 by j omega c लिख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से आता है, जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे। तो अगर हम अब इस कैपेसिटेंस को अगर हम एज अ इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करें 1 बाई j ओमेगा c, तो अभी हमारा जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है वो हम फिर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमारे पास आएगा कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू द करंट
in frequency domain into the resistance plus the output y in the frequency domain। और हमें पता है कि हमारा जो I है, I of j omega, that is equal to voltage, now V is equal to y, तो y is into y of j omega into j omega c। तो इसको अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है y ऑफ j ओमेगा इंटू j ओमेगा c इंटू r प्लस y ऑफ j ओमेगा, यानी कि y ऑफ j ओमेगा को हम अगर यहाँ से हम y ऑफ j ओमेगा को अगर कॉमन लेते हैं और फिर y और x को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ j ओमेगा बाई x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस j ओमेगा आर सी। अब ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि टाइम डोमेन में x और y का रिलेशन जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को के रूप में होता है, फिर उसका जो रिजल्ट होता है, सोल्यूशन होता है, वो एज अ इंटीग्रल लिखना पड़ता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो x और y का रिलेशन है वो बहुत ही सिंपल है और वो ये बताता है कि जो रेशियो है कैपिटल Y और कैपिटल X का वो इनपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ये जो बात है ये LTI सिस्टम्स की सबसे क्रूशियल बात है जिसकी वजह से LTI सिस्टम्स को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने अगर एक बार इस फंक्शन को अगर डिराइव कर लिया किसी भी तरीके से तो फिर किसी भी गिवन इनपुट के लिए आप उसका आउटपुट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि आपने इस फंक्शन को लिया, उसको कैपिटल X से मल्टीप्लाई किया और उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया तो आपका आउटपुट आ जाता है। और आजकल जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैटलैब हो गया या दूसरे तरह के प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप बड़ी आसानी से किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, जो कैपिटल Y बाई कैपिटल X का जो रेशियो है उसे हम एज कैपिटल H डिनोट करते हैं इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सो कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा बाई कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज डिनोटेड एज कैपिटल H ऑफ j ओमेगा। सो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का और इसे हम सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कह सकते हैं। तो अभी हमने जो ये डिराइव किया वो एक स्पेसिफिक RC सर्किट के लिए डिराइव किया है, लेकिन आगे के मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि एक जनरल LTI सिस्टम्स के लिए भी आप एग्जैक्ट सेम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अलग अलग LTI सिस्टम्स में फ़र्क क्या होगा कि आपका ये जो फंक्शन है कैपिटल H बस वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो बेसिक रिलेशन है कि ratio of any output by its given input in the frequency domain is independent of the input. This is very crucial. तो ये हमने देखा एक सिंपल RC सर्किट के लिए। अब देखते हैं एक दूसरे RL सर्किट के लिए कि क्या वहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्या। तो हम अगर एक सिंपल RL सर्किट अगर लें, यहाँ पे हमने रेजिस्टर लिया और फिर ये कैपेसिटेंस सॉरी ये इंडक्टर है, यहाँ पे अगेन आउटपुट इज सम y ऑफ t, इनपुट इज सम x ऑफ t और दिस इज सम r एंड दिस इज सम l। तो अब इसके लिए हम इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे निकालें, अगेन हम यहाँ पे फिर से नो लोड कंडीशन अज्यूम करेंगे जिसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा इंडक्टर के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। अब जो इंडक्टर जो होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द इंडक्टर
एंड फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट। यानी कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है y ऑफ t, दैट इज गिवन एज L टाइम्स di बाई dt। अब वंस अगेन हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला है उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि d बाई dt डेरिवेटिव इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाई j ओमेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर करें, दैट y ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू L टाइम्स j ओमेगा टाइम्स करंट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा बाई करंट इंटू ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू j ओमेगा L। सो ये है हमारा इफेक्टिव इम्पीडेंस फॉर अ इंडक्टर। तो आपके पास अगर कोई इंडक्टर सर्किट है तो आप वहाँ पे इंडक्टेंस को एज j ओमेगा L लिख सकते हैं, और फिर आप इसको सिंपल KCL KVL यूज़ करके विदाउट रिक्वायरिंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप इसे बड़ी आसानी से फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास है जो हमारा करंट है I, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एज वेल एज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। तो जो रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो होगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑन द बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कि x माइनस y बाई r। यहाँ पे मैंने कैपिटल X कैपिटल Y लिखा है क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम कर रहे हैं। और हमारा जो वोल्टेज है Y, दैट इज इक्वल टू j ओमेगा L टाइम्स I, जो कि हमने पहले यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। तो अब ये जो I है, यहाँ पे हम अगर इस एक्सप्रेशन को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है j ओमेगा L मल्टीप्लाइड बाई x माइनस y बाई r। अब इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू j ओमेगा कैपिटल L बाई r इंटू एक्स माइनस j ओमेगा कैपिटल L बाई r इंटू y। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास y है, यहाँ पे भी हमारे पास y है, तो हम इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारे पास आएगा कैपिटल Y को हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस j ओमेगा L बाई r इज इक्वल टू j ओमेगा L बाई r इंटू एक्स। यानी कि यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कैपिटल Y बाई कैपिटल X इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन is equal to j omega L by r divided by 1 plus j omega L by r। तो अब फिर से हम देख सकते हैं कि हमारा इस सिस्टम का जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो फिर से इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, एंड दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम पैरामीटर्स। तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। जो कि पिछले वाले सिस्टम से अलग है। पिछले वाले सिस्टम से क्या अलग है? जो पिछला वाला सिस्टम था उसमें हमारे एक्सप्रेशन में ओमेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट था। लेकिन इस केस में हमारे सिस्टम में ओमेगा डिनोमिनेटर में तो है ही, साथ ही में न्यूमरेटर में भी है। तो इसकी वजह से आपकी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होती है और ये अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हमें उसके बिहेवियर के बारे में क्या बताते हैं, ये हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। थैंक यू।